नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया चैनल लेके आया हूँ, जीनियस क्लासेस। आपका जीनियस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का जो बेस होता है। वीडियो पूरा देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोग इसका पूरा अंग्रेजी का बेस पढ़ सकें। अंग्रेजी का आज बेस यानी पहली क्लास हम पढ़ेंगे। इसमें क्लास 9वीं 11वीं 12वीं की ग्रामर से संबंधित सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। इसमें हम आज छोटी छोटी चीज़ों को निचले स्तर से पढ़ेंगे, जिसको अपन बेस कहते हैं। उस बेस को अपन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो बेस की तो तैयारी होती है वो ऑल कंपटीशन में भी आती है। ये अंग्रेजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ग्रामर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको आगे आपके ऑल कंपटीशन में काम में आएगी। आप पूरी क्लास पढ़ें, जितनी भी मेरी जो वीडियो मैं डालूँ उनको पढ़ें, पूरा पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दें उसको। पहले इस पूरी वीडियो को देखें, उसके बाद में आपको मैं नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा। मैं नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डाल दूंगा। उस पर मैं नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा। आप नोट डाउन करने की जल्दबाजी ना करें, एक एक चीज़ को बारीकी से समझें। अंग्रेजी में सबसे पहले जब अपन स्टार्ट करते हैं तो अंग्रेजी का जो बेस होता है, इसमें होता है पर्सन। सबसे पहले अपन देखेंगे पर्सन, पर्सन, या फिर इसको अपन कह सकते हैं सब्जेक्ट। अगर अपन अपने हिंदी की बात करें तो इसको अपन कर्ता भी कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन और सब्जेक्ट। आखिर इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमें? जब हम किसी भी व्यक्ति से कोई कम्युनिकेशन करना हो या किसी व्यक्ति से हमें बात करना हो, अगर हमें उनसे बात करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी होता है। और दो व्यक्ति जब होंगे तभी एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे की बात उसके पास पहुंचेगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कर्ता अंग्रेजी में कितने होते हैं और कर्ता को किस तरीके से अपन जान सकते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में सिखाऊंगा आज मैं आपको। और कर्ता मैं आज अगर आपको ऐसा कहूँ तो ऐसा लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं। मैं बोलूँगा कि 3 तक गिनती सिखाऊंगा। 3 तक गिनती सीखने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गिनती सिखाऊंगा, मैं आपको कर्ता का जो कर्म है वो सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मैं एक आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। एक कर्ता के 3 रूप हो सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, वो ऑब्जेक्ट के रूप में, और वो पजेसिव के रूप में, यानी कि वो अधिकार के रूप में। दूसरा जो हो सकता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तीसरा जो होगा वो पजेसिव होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 तक कर्ता होते हैं। अगर इन तीनों कर्ताओं को अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से सीख लेता है तो उसको अंग्रेजी की जो शुरुआत होती है वो सारी समझ में आ जाती है। इसके बाद में इनका जो लिंक है वो सेंटेंस से होगा। इसके बाद अपन सेंटेंस पढ़ेंगे। अभी हो सकता है मैं सेंटेंस के बारे में भी इसके बाद में बताऊंगा आपको, और एक एक सेंटेंस को खोल के पढ़ेंगे अपन। पहले अपन कर्ता से संबंधित बात कर रहे हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट कर्ता। फर्स्ट कर्ता क्या है? पहली चीज़ कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सिंगल हूँ, अकेला हूँ, और मैं अपने आप को अंग्रेजी में आई बोलता हूँ। यानी मैं एक होने की वजह से मैं आई बोलता हूँ। मैं अकेला हूँ, सिंगल हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को अंग्रेजी में क्या बोलता हूँ? आई बोलता हूँ। आई का मतलब होता है मैं। तो आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। क्यों फर्स्ट पर्सन? इसलिए होता है कि मैं सिंगल हूँ, अकेला हूँ, अपने आप के लिए आई बोलता हूँ, इसीलिए फर्स्ट पर्सन होता है। इसी का अगर मैं बात करूँ कि मेरे अलावा अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा होता है तो वो मेरे लिए सेकंड कर्ता हो जाता है। यानी सामने वाला व्यक्ति यू कहलाता है। हम गिनती में 2 हो जाएंगे, 1 और 2 अगर डबल हो गए तो वो गिनती में यू कहलाएगा। सामने वाला व्यक्ति सेकंड कहलाएगा और यू कहलाएगा, और उसे हिंदी में तुम कहते हैं। 2 हो गए। मैं अकेला था, आई कहलाया। मेरे सामने कोई व्यक्ति आया, वो यू कहलाया, यानी कि वो डबल होने की वजह से यू कहलाया, इसीलिए वो सेकंड कर्ता हो गया।
अब मेरे और सामने वाले व्यक्ति के अलावा अगर कोई व्यक्ति आता है, जैसे कोई भी लड़का आ जाए, राम है, रहीम है, या ही है, या सी है, या लड़का है, लड़की है, ये सब के सब थर्ड कर्ता होंगे। कैसे? जैसे अगर लड़का होगा तो ही होगा, अगर लड़की होगी तो वो सी होगी, अगर कोई वस्तु के लिए होगा तो इट होगा, अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वो नाम से ही पुकारा जाएगा। जैसे रमेश है, दिनेश है, गणेश में है, सुरेश, इसे नाम से पुकारा जाएगा वो। और एक से अधिक व्यक्ति होंगे तो उनको मैं दे कहूँगा, यानी वे, दे यानी वे। ये लड़का हुआ वह है, ये लड़की हुई वह है, ये हुआ यह है। ये निर्जीव वस्तु या किसी वस्तु के लिए यूज़ होता है। नेम, नाम को अपन नाम ही रखेंगे। अब ये तो हो गए कर्ता, ये फर्स्ट पर्सन था, मैं अकेला हूँ फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ही सी इट नाम और दे, ये थर्ड पर्सन हुए। अब इसका कर्म कैसे हुआ? आखिर कर्ता का कर्म क्योंकि ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा काम करने का कोई ना कोई कर्म होगा। मेरा पढ़ाने का जैसे कर्म है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा कर्म है। तो मेरे द्वारा जो काम होता है वो हमेशा कर्म कहलाता है। यानी मेरे द्वारा काम हुआ तो मी यानी मेरे द्वारा, तो वो हमेशा आई का हमेशा कर्म होगा मी, और यू का कर्म होगा यू, यानी तुम, तुम्हारे द्वारा। अब कई कंफ्यूज हो जाते हैं जब अपन सेंटेंस लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें बीच में जैसे उसमें यू 2 बार आ जाता है तो कई लोग उसे कर्ता समझ बैठते हैं। सेंटेंस के बीच में कभी भी जब यू आता है तो वो यू कर्ता नहीं होता, वो कर्म होता है। उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, और इट का इट्स हो जाएगा। नेम का नेम ही रहेगा। नेम का नेम क्यों रहेगा मैं बता देता हूँ। अगर मेरे पास रमेश है तो मैं रमेश को रमेश से ही बोलूँगा, और रमेश के द्वारा काम हो रहा तो भी मुझे रमेश के द्वारा ही बोलना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नाम को चेंज नहीं कर सकता, मैं रमेश को दिनेश नहीं कर सकता, महेश नहीं कर सकता, इसलिए मुझे रमेश का रमेश ही रखना होगा, नाम होगा। अब आता है तीसरा, कर्ता का जो तीसरा रूप होता है। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, और तीसरा अधिकार। मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूँ। ये कर्ता है, ये कर्म है, और ये अधिकार है। ये अधिकार में है। मैं करता हूँ, हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है। मेरे चीज़ मेरे द्वारा खरीदी गई है या मेरी जो पर्सनल चीज़ है उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार होगा। जैसे मेरे पिताजी हैं तो उसमें मेरा अधिकार है, मेरे पिताजी बोलेंगे। मेरी माँ है तो माई मदर बोलेगा। तो जिस पे पर्सनल अधिकार होता है, आई का अधिकार, वो हमेशा माई बोलता है। वो दूसरे का अधिकार हो ही नहीं सकता। मेरा घर दूसरे का घर नहीं हो सकता, वो मेरा ही रहेगा। तो मैं उसके लिए क्या बोलूँगा? माई होम बोलूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पे पर्सनल अधिकार, खुद का अधिकार होता है, आई का, सिर्फ आई का, वो बोलेगा माई। माई का मतलब होता है मेरा। माई का मतलब मेरा। अगर मेरे सामने सेकंड करता है और उसका अधिकार है तो वो बोलेगा योवर। YOUR, योवर। योवर यानी तुम्हारा, तुम्हारा। और अगर ही का अधिकार होगा तो बोलेगा उसका। उसका किसका? लड़के का, हिज। किसका? लड़की का, तो हर। ये उसकी चीज़ है, ऐसे बोलेगा। नेम का नेम ही रहेगा, नेम का नेम ही रहेगा, यानी उसका घर, रमेश का घर, तो रमेश का घर ही रहेगा। दे का दे, देम, देयर, ये अधिकार होगा। कहने का मतलब ये है कि कर्ता अगर होता है तो उसका कर्म भी होता है और उसका अधिकार भी होता है। ये सही रूप होगा। इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? इनको हमें बड़े ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है। इनकी ज़रूरत ऑल कंपटीशनों में पड़ती है, पूरी ग्रामर में पड़ती है, 10th लेवल में भी पड़ती है, 12th में भी पड़ती है। ये कहाँ कहाँ आएंगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें, आपने देखा हो तो एक्टिव से पैसिव बनाने में। जब हम आई का मी करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता आई का मी क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ रूल्स फॉलो करना पड़ता है, हमें नियम फॉलो करना पड़ता है कि आई अगर करता हो तो उसका कर्म बनाओ। तो वहाँ आई का मी ऑटोमेटिक करना पड़ता है, वो मन से नहीं होता। वो इस वजह से होता है कि आई करता होता है तो उसका कर्म मी होता है, इसीलिए उसे मी करना पड़ता है। उसे मी अपन मन से नहीं कर सकते, इसीलिए एक्टिव पैसिव में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिन्हें अपन नरेशन कहते हैं। उनको भी बड़े ढंग से पढ़ेंगे, खोलकर पढ़ेंगे। और एक बार अगर मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया तो कभी नहीं भूलोगे आप। उनके नियम मेरे पास है और नियमों से मैंने एक ऐसे ट्रिक बना रखे हैं कि आप एक बार देखोगे
दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसीलिए सारे वीडियो देखना है, क्रमवाइज देखना है, एक भी वीडियो नहीं छोड़े। ये पहला वीडियो है, इसको भी आप देखो और इसको ढंग से बैठ कर आप पढ़ो। अब देखो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। मैंने कहा कर्ता 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला कर्ता आई, ये फर्स्ट पर्सन होता है, इसका ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का अधिकार हमेशा माई होता है। ऐसे यू, योवर, ये इसका अधिकार होता है। ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, नेम, नेम, दे, देम, देयर, ये हो गए हमारे कर्ता। तो ये हो गए हमारे कर्ता। अब अपन इस कर्ता को कहाँ पे यूज़ करेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कर्ता की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखो आप कहीं पे भी देख लो, आप उर्दू हो, बंगाली हो, मराठी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, अगर आपको लैंग्वेज लिखनी है तो आपको उसको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। और जब अपन सेंटेंस में लिखेंगे तो सेंटेंस में जब लिखेंगे तो उसका क्या होगा कि उसमें कोई ना कोई कर्ता होगा, बिना कर्ता के सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कर्ता कौन सा है, इसकी हर जगह ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको सेंटेंस की बात बताता हूँ, सेंटेंस क्या चीज़ है और कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस क्या है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, हम इनके बारे में आज विस्तार से समझेंगे। सेंटेंस का मतलब हिंदी में होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब हिंदी में होता है वाक्य। वाक्य वैसे 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर, डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर या फिर डिक्लेरेटिव या फिर सेंस। इनको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंस। यानी काइंड ऑफ जो होता है कितने स्ट्रक्चर प्रकार का जो होता है उसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। ये 5 टाइप होते हैं, इसके 5 टाइप होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। सेंस 3 प्रकार के होते हैं। 10th लेवल तक 5 काइंड जो है हमारे वो काम में आते हैं और 11, 12th में और ऊपर की क्लासों के लिए ये ही यूज़ होते हैं। इसमें 5 सेंटेंस होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है सिंपल सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। ये 5 सेंटेंस इसमें होते हैं। सबसे पहला इसमें सिंपल सेंटेंस होगा, फिर इंटरोगेटिव होगा, फिर इम्पेरेटिव होगा, फिर ऑप्टेटिव होगा, फिर एक्सक्लेमेटरी होगा। इसमें 3 होते हैं। सिंपल सेंटेंस होता है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या है। सिंपल होता है, कंपाउंड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होता है इसमें। कॉम्प्लेक्स यानी ये इसमें होता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स 3 इसमें होते हैं। सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो ये आते हैं जिसमें एक्टिव पैसिव बनता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है, कई सारी चीज़ें इसमें आती है। कंजक्शन में ये मिला हुआ आता है, रिलेटिव प्रोनाउन में ये आता है। अब इसमें स्ट्रक्चर के जो रूप है उसका यूज़ अपन करेंगे। आज अपन सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि ये होते क्या हैं और किस तरीके से काम में आते हैं और किस जगह इनको यूज किया जाता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि इसे अपनी भाषा में समझे तो इसे हिंदी में कहते हैं कर्ता का क्रियाक्रम। कर्ता का क्रियाक्रम, क्रिया और कर्म। इसको भी विस्तार से समझेंगे अपन, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमें इस चिन्ह को दर्शाते हैं, इसको बताता है ये सेंटेंस इसको बताता है। इसमें क्या है? इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क, यानी कि हमारी भाषा में इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। ये साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क, ये जब भी किसी वाक्य के पीछे लगा हुआ मिल जाए तो हमें ये श्योरिटी कर देता है कि ये प्रश्नवाचक है। अब पर्सन बनाने के लिए हमारे पास कई चीज़ें होती है, इसमें WH वर्ड भी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है। अभी अपन इस इंटरोगेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये है क्या। तो ये WH वर्ड से भी क्वेश्चन बनाता है, व्हाट है, हाउ है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, वेन है, वेयर है, विच है, ये सब के सब WH वर्ड में जाते हैं। जो पीछे ये मार्क लगा हुआ रहता है वो ये दर्शाते हैं कि ये साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क लगने से ये जो है इंटरोगेटिव है।
इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव की अगर बात करें तो इसको सिर्फ इसी से समझेंगे अपन, ये है आदेशात्मक। आदेशात्मक क्या है, इसमें ऑर्डर हो गया, इसमें ऑर्डर हो गया, इसे आज्ञा कह सकते हैं, आज्ञा लेना देना। इसमें आज्ञा का देना होता है। आज्ञा का देना कैसे होता है, जैसे कोई टीचर किसी बच्चे को कहे कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, क्लोज द डोर, रीड द बुक, ये सब के सब इसमें आते हैं। ये मेन वर्ब से शुरू होता है और ये आदेशात्मक वाक्य होते हैं जो इसे अपन इम्पेरेटिव कहते हैं। इम्पेरेटिव शब्द बिल्कुल सरल होते हैं ये वाक्य, जैसे ओपन द डोर, सिर्फ मेन वर्ब शुरू होता है इसमें, ओपन द डोर। ये ऐसे वाक्य होते हैं। अभी इसको पढ़ेंगे अपन, इन दो को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके पढ़ने के बाद में अपन जो मेन टाइम है उस पर जाएंगे, तो इनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन तीनों को भी एक क्लास में अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आदेशात्मक होते हैं। ये होते क्या है दोनों का थोड़ा मैं बता देता हूँ। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में होती है इंडिकेटेड ऑफ द मूड ऑफ डिजायर। मूड ऑफ डिजायर, मूड ऑफ डिजायर का मतलब होता है इच्छात्मक। इच्छात्मक चीज़ें होती है वो ऑप्टेटिव में होती है। इच्छात्मक में कैसे, जैसे हर व्यक्ति की इच्छा होती है, जैसे हमारे से बुजुर्ग या बड़े लोग आते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो वो हमें कहते हैं जुग जुग जीवो। इतना लंबा जी नहीं सकता लेकिन वो बोलते हैं जुग जुग जीवो, तो उसके लिए वो ऑप्टेटिव में सेंटेंस बोलेगा जी जुग जुग जीवो। तो वो एक इच्छा होती है। हमारी एक इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, या मैं ऐसा कुछ बनूं, या मैं ये प्राप्त करूं, ये सब इच्छाएं में आती है। जितनी भी इच्छा से संबंधित सेंटेंस आएंगे वो सब के सब ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। इनके पीछे एक मार्क लगता है, ये एक साइन होता है। ये चिन्ह विस्मय बोधिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ये चिन्ह होता है, ये आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है इसके बारे में अपन समझेंगे। ये एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है, इसे अपन हास्यबोधक भी कह सकते हैं। हास्यबोधक या विस्मय बोधी ऐसे भी बोल सकते हैं। हास्यबोधक होता है ये। इसमें जो भी होता है स्ट्रोंग होता है और सडन होता है, SUDD, सडन। सडन का मतलब होता है अचानक, और एक चीज़ इसमें स्ट्रोंग होती है। सडन का मतलब क्या है, इसमें जो ये वाक्य घटते हैं वो सडन अचानक घटते हैं। अचानक कैसे घटते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे कोई बाइक चलाती हुई कोई लेडीज जा रही है और अचानक गलती से कोई आगे खड्डा आ गया, या कोई पानी का भरा हुआ कोई खड्डा आ गया, उसमें वो गिर गई। गिर जाने से जो वहाँ कोई लोग खड़े हैं उनके मुंह से ये सेंटेंस निकलता है, उनके मुंह से एक आवाज़ निकलती है ओ, ऐसा कुछ निकलता है, OHO, और ये सिंबल लगता है इसमें ओ। तो ओ होने का मतलब ये कि ये सेंटेंस अचानक घटा है, वो सडन हुआ है। तो ऐसे वाक्य इसी में बोलते हैं। एक बार कोई चीज़ सुंदर दिखाई देती है तो हमारे मुंह से निकलता है, कई बार निकलता है व्हाट ए ब्यूटीफुल, और क्या कितना सुंदर है ये, तो वो वाक्य भी इसी में जाता है। एक वाक्य होता है, एक चीज़ जैसे कि आप, मैं हूँ पढ़ा रहा हूँ और 4-5 क्लास दे दी, उसके बाद में अचानक मैं पूरे सिर के बाल मुड़वा के आ जाऊँ, तो आप भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे, और आश्चर्यचकित होकर आप बोलोगे ओ ये क्या है। तो वो ऐसे शब्द इसमें जाते हैं। और स्ट्रोंग क्या है इसमें दोनों चीज़ें होती है। इसमें हंसी भी आती है और स्ट्रोंग की भी होती है। स्ट्रोंग की बात करें, जैसे हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति है, अचानक बिना किसी बीमारी के डेथ हो जाए, या कोई किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए, ऐसा नहीं हो, हम ऐसा नहीं करते, ऐसा हो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा हो जाए तो हमें हमारे मुंह से एक दुख भरी आवाज़ में ऐसा शब्द निकलते हैं, ये है तो गलत हुआ है। ऐसा होना, ऐसा बोलना, ऐसे सेंटेंस हमेशा इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाते हैं। वो जैसे दुख होता है तो उसमें सोरो आ जाता है, उसमें दुख होता है, सैड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो ये चीज़ इसमें जाती है। अब हम इस सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस को विस्तार से देखते हैं। ये किस रूप में आता है, वाक्य कैसा आता है इसका, और इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी अपने को, अपनी ग्रामर में कहाँ ज़रूरत पड़ेगी इनको, और अपन कंपटीशन में अगर काम मिले तो कहाँ पड़ेगी, बोर्ड एग्जाम में इनको कहाँ देखा जाए, और किस तरीके से ये आते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हमें अपनी भाषा में समझे तो इसको अपन बोलेंगे साधारण वाक्य। ये है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य ये है, सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्य हिंदी में कहते हैं।
सिंपल सेंटेंस को अपन कैसे समझेंगे? सिंपल सेंटेंस का मतलब है अगर कर्ता सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओबी लिख के डॉट लगा रहा हूँ, इसका मतलब पूरी फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट प्लस एचवी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको समझते हैं अपन। सब्जेक्ट हमने पढ़ा है कर्ता, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कर्ता जैसे फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, आई यू है ना, ही सी इट नाम, ये सारे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वो कर्ता कोई सा भी कर्ता यहाँ हो सकता है। उसके बाद में क्रिया, वर्ब यानी क्रिया, कोई सी भी क्रिया हो सकती है, आना जाना, खाना पीना, नहाना, कोई भी क्रिया हो सकती है, जैसे रीड है ना, ऐसे लर्न है, रीड है, गो है, मेक है, कुछ भी हो सकती है। फिर आता है क्रम यानी कि ऑब्जेक्ट, कार्य का होना पाया जाता है, वो क्रम होता है, किसको कर रहा है वो काम, वो क्रम है। अब आता है इसमें, ये भी वही है, इसमें करता है। फिर ये हेल्पिंग वर्ब क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। एचवी का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब। अपनी भाषा में समझे तो यह है सहायता क्रिया, यानी कि सहायता करने वाली क्रिया। अगर किसी व्यक्ति की कोई सहायता करता है तो उसका हेल्पर कहलाता है, उसकी मदद करने वाला कहलाता है। तो ये भी हमारे वाक्य में मदद करने वाली क्रिया है, ये हमारी मदद करेगी वाक्य में बनाने में, और वाक्य को बनाने में नहीं, वाक्य को पहचानने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब कितनी है, किस रूप में आएगी, वो सारी की सारी अपन इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, सेंटेंस के बाद में जो क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना चाहते हो तो आप, जिसे मैं टेंस के नाम से नहीं टाइम के नाम से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसको पढ़ लेना। उसमें एक भी चीज़ आपके ऐसी नहीं रहेगी जो आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं आएगी। मैं अभी भी डिस्कस करूंगा थोड़ा इसके बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताऊंगा आपको। ये है, अब जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आई करता लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आई कम टू स्कूल, मैं स्कूल आता हूँ, या मैं घर जाता हूँ तो आई गो टू होम। ये सेंटेंस, ये देखो आप, कर्ता क्रिया और कर्म, इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि यू आर रीडिंग ए बुक, ये कर्ता, ये सहायक क्रिया और ये क्रिया। अभी आप इसको मत देखो आर कहाँ से आया, ये आर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि आर क्यों आता है, किस टाइम में आता है, और इसकी ज़रूरत इसके साथ यू के साथ क्यों पड़ी। यहाँ आई भी हो सकता था, यहाँ ही भी हो सकता था, लेकिन ये यू लगाने से आर क्यों आया, ये आगे अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें टाइम पढ़ेंगे अपन। तो ये ऐसे सेंटेंस, कर्ता क्रिया और कर्म, कर्ता क्रिया और कर्म, कर्ता हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया और कर्म, ये सेंटेंस हमेशा कौन सा होगा, साधारण होगा, यानी सिंपल सेंटेंस होगा। इसी को अपन सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अगर हमें कभी भी किसी भी वाक्य में सबसे पहले कर्ता दिख जाता है तो वो 99% वाक्य साधारण होता है। अगर आप वाक्य के सबसे शुरुआत में अगर कर्ता नजर आ जाए तो वो हमेशा कौन सा वाक्य होता है, वो होता है साधारण वाक्य, उसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे अपन। अब इसे 99% शुरू में कर्ता आ जाए, ये सिंपल ही होता है, इसमें 1% की छूट रख दी हमने। क्यों? वो इसलिए रख दी कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें नकारात्मक चीज़ें आ जाती है, जैसे नो लिखा हुआ आ जाए, नोट आ जाए, नो बॉडी आ जाए, नेवर आ जाए, नथिंग आ जाए। ये अगर ऐसे वर्ड उसमें कोई यूज हो जाता है जिसका नहीं अर्थ निकलता है, ऐसे कोई वर्ड आ जाए जिसमें नहीं अर्थ निकलता है, वो अगर इसमें सम्मिलित हो जाए, शुरू में कर्ता आ जाए, तो वो नेगेटिव हो सकते हैं। बाकी 99% वो कर्ता अगर शुरू में आता है तो वो साधारण वाक्य होता है। अगर शुरू में कहीं किसी भी वाक्य के शुरू में अपन कर्ता देखते हैं ना, तो समझ लेना चाहिए कि वो साधारण है। अगर ये कोई वर्ड नहीं हो, नो, नॉट, नोबॉडी, नेवर, नथिंग, ये ऐसे कुछ वर्ड है जो आ जाए ना, तब वो नेगेटिव होगा, अन्यथा वो हमेशा सिंपल सेंटेंस होगा, जिसे अपन साधारण वाक्य कहते हैं।
ये तो हुआ साधारण वाक्य की बात। अब इसका जो नेक्स्ट है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नवाचक वाक्य, साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क जिसके पीछे नज़र आता है उसे अपन प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो किन किन से प्रश्न बनता है, पहले तो अपन इसको देखते हैं। इसका अहम रोल है हर कंपटीशन में या बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो 10वीं हो चाहे 12वीं क्लास हो, उसमें 15 नंबर का ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसके अलावा भी अपन प्रश्न उत्तर करते हैं ना, उसमें भी ये काम में आता है। अपन अगर इसको ढंग से सीख ले तो हमें प्रश्न उत्तर करने में आसानी रहती है, और पैसेज को करना तो बिल्कुल आसान होता है। क्योंकि जब अपन पैसेज करते हैं तो देखा है कि नया तरीका है आप लोगों के पास, ये मिल गया, वो गलत तरीका है। ऐसे मिलाने वाला तरीका गलत है। हाँ, आंसर उसमें मौजूद होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये तरीका गलत है। उसके सही तरीके से कैसे पहुँचे वो ज़रूरी है कि हमें उसके पास कैसे पहुँचे। क्वेश्चन बनाने के लिए 2 चीज़ें हमारे पास मौजूद होती है। एक तो होता है WH वर्ड। WH वर्ड क्या है वो देखते हैं। WH वर्ड में जैसे वाक्य के शुरू में आता है, जैसे वाट लिखा हुआ गया। वाट का मतलब होता है क्या यानी कारण। ये सिर्फ वर्तमान कारण की बात कर रहा है। अभी कोई चीज़ घटी है, उसका कोई कारण पूछ रहा है तो वाट लगाएगा। वाट के अलावा होता है वाई का मतलब होता है क्यों। ये पिछला कारण पूछा जाता है, ये पिछला कारण पूछने के लिए है। पिछला कारण कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मैं किसी से पूछूं कि कल क्यों नहीं आया, कल स्कूल क्यों नहीं आया, कल पढ़ने क्यों नहीं गया, कल गांव क्यों नहीं गया, तो ये क्यों अगर मैं पूछूंगा तो वाई आएगा। अगर वाक्य के शुरू में वाई मिल जाता है तो हमें आंसर में जाना है कि वो वाई पूछ रहा है क्यों, पिछला कारण। और इसका आंसर देते समय ध्यान रखना पड़ेगा उसमें बिकॉज या फिर टू या फिर सो, इसी से इसका आंसर शुरू होता है। इसको या थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रखना है कि इसका जब आंसर होता है इन तीनों चीज़ों में से किसी एक से स्टार्ट होता है वाई का। ऐसे ही हमारे पास वेन का मतलब होता है कब क्या, समय। देखो जब वेन अगर आपको दिख जाए तो हमें पैसेज ढूंढते समय भी हमें ये वाक्य के शुरू में आएंगे, तो हमें पैसेज में जब वेन मिल जाए क्वेश्चन में तो हमारा जो टारगेट होगा वो सीधा समय पे होगा। अब समय कौन सा हो सकता है, समय में 10 बजे हो सकते हैं, 10 o'clock हो सकता है ना, इसमें मॉर्निंग हो सकता है, ये सब समय में आता है। मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, ये सब समय में आते हैं। मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये सब समय में आता है। तो हमें उस आंसर तक पहुंचने के लिए समय पे जाना है सीधा, और वहाँ हमारा आंसर तैयार रहेगा। फिर बनाने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। वेन के अलावा और भी होता है जिसे WHICH, विच कौन सी क्या वस्तु, कौन सी वस्तु के लिए होता है, ये कौन सी वस्तु के लिए होता है। और हाउ का मतलब होता है कैसे, ये किसी व्यक्ति का हालचाल जानना हो। भाई जैसे मैं स्कूल आता हूँ तो कैसे आता हूँ, या जाता हूँ तो कैसे जाता हूँ, ये हालचाल के लिए होता है। हाउ मेनी का मतलब होता है कितनी का मतलब संख्या, जिससे ये संख्या कौन सी होती है जिसे अपन काउंट कर सके, जिसे अपन गिन सके, वो काउंटेबल संख्या आती है, वो हाउ मेनी के लिए आती है। एक आता है हाउ मच, MUCH, हाउ मच में भी कितनी होगी, लेकिन ये मात्रा होगी। मात्रा का मतलब तरल पदार्थ जिसे अपन गिन नहीं सकते। जैसे तरल पदार्थ में आता है ऑयल, आता है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सब इसी में आते हैं। तो हमें हाउ मच का ध्यान रखना। हाउ मच मात्रा के लिए होता है, कितनी संख्या नहीं होती, संख्या के लिए हाउ मेनी आता है। और हमें किसी की प्राइस पूछनी हो, कीमत पूछनी हो, किसी भी चीज़ की अगर कीमत पूछनी हो तो हमें हाउ मच प्राइस से ही पूछना पड़ेगा। ये उसमें भी काम में आता है, हाउ मच प्राइस पूछना पड़ेगा। और हाउ फार, कितनी दूरी, ये दूरी के लिए आता है। हाउ ओल्ड, ये कितनी उम्र के लिए आता है। देखो ओल्ड का मतलब होता है उम्र। ओल्ड वैसे अपन ओल्ड समझे तो बूढ़ा नहीं होता, ओल्ड का मतलब उम्र से होता है। तो यहाँ पे उम्र पूछने के लिए हाउ ओल्ड होगा।
और भी है हमारे पास, इधर देख लेते हैं उनको। हाउ ओल्ड हो गया। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाक्य के शुरू में आएंगे। वाट है, वाई है, वेन है, विच है, हाउ है, हाउ मेनी है, हाउ फार है ना, ये सब के सब ये वाक्य के शुरू में आएंगे। हाउ लॉन्ग, कितनी, ये लंबाई के लिए है, ये लंबाई के लिए। ये WH वर्ड हमारे को हेल्प करेंगे कि हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाए, और पर्सन बनाने में ये सहायक है WH वर्ड। वाट, वाई, वेन, विच, हाउ, हाउ मेनी, ऐसे ये सारे के सब। एक और है वेयर, वेयर यानी कहाँ, WHERE वेयर, वेयर यानी कहाँ। ये कहाँ का मतलब है स्थान के बारे में। अगर ये वेयर किसी भी क्वेश्चन में आता है तो हमें उस जगह पे उस स्थान को ढूंढना है जो पर्सन में पूछा गया है, उस स्थान तक पहुंचना, आंसर उसी में होगा। तो ये पर्सन बनाने में हमारे पास सहायक है, और इससे अपन पर्सन बनेंगे। ये है WH वर्ड, इससे पर्सन बनता है। एक और है पर्सन बनाने का, ये पहला तरीका है पर्सन बनाने के लिए, ये जरूरी है। इसके अलावा और भी है पर्सन बनाने के लिए, उनको अपन अब डिस्कस करते हैं। वो है सहायक क्रिया, वो भी पर्सन बनाती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी एक सहायता करती है हमें पर्सन बनाने में। वो कैसे करती है, जैसे डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल और सेल। और पर्सन बनाने में कुछ मॉडल भी होते हैं, वो मॉडल भी अगर वाक्य के शुरू में आ जाए तो पर्सन बना देते हैं। कुछ मॉडल होते हैं, मॉडल में जैसे कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, मे है, माइट है, मस्ट है। ये कुछ मॉडल होते हैं। ये भी वाक्य के अगर शुरू में आ जाए ना, तो वाक्य के शुरू में आते हैं तो फिर पीछे एक सिंबल यूज करना पड़ता है, यानी कि ये बना देते हैं पर्सन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क हमें लगाना पड़ेगा। और डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल और सेल, ये सब के सब सहायक क्रिया है। अब ये सहायक क्रिया है कैसे आती है, ये वाक्य के शुरू में आती है और इन सब का एक ही अर्थ निकलता है। अगर अपन इनकी बात करें ना, तो ये इनका सबका अर्थ क्या निकलता है, अगर वाक्य के शुरू में आती है तो इनका एक ही अर्थ निकलता है, और वो निकलता है क्या। कैसे, देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ लिखा डू यू प्ले क्रिकेट, सी क्रिकेट, ये लिखा मैंने, और मैंने पीछे क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाया। तो मैं इसको कैसे रीड करूँगा, इसको पढ़ूंगा कैसे। क्वेश्चन होगा इसका कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम। तो मेरा जो क्वेश्चन होगा वो क्या से होगा, और इस डू का अर्थ निकलेगा क्या, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, पर्सन बन गया। किसी में भी बना लो, सभी में क्या ही निकलेगा। आप कैसे भी बना लो इनसे, डू से, डज से, डिड से, किसी का भी ले लो। एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर यू रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक, ये मैंने पर्सन बना दिया और ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाया पीछे। आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या तुम। यहाँ फिर देखो आप क्या आया है, कहने का मतलब ये है कि जब ये जो WH वर्ड के अलावा अकेली सिंगल हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो क्या अर्थ निकालती है, और ये WH वर्ड के साथ में आती है तब ये सिर्फ हमें इंडिकेट करती है कि कौन से टाइम में जाएगा, ये वाक्य किस टाइम में जाएगा। WH वर्ड के साथ में अगर पर्सन में ये सहायक क्रिया आती है तो ये सहायता करती है हमारी, हमें किस टाइम में जाना है और किस टाइम का ये पर्सन बना हुआ है, वो हमारा हेल्प करती है। वो मैं आपको समझाऊँ थोड़ा सा इसमें यहाँ पे कि ये कैसे हेल्प करती है, उसमें हमें कैसे हेल्प करती है कि हमें पता कैसे लगेगा। देखो आप भाई WH वर्ड के साथ में आती है तो दोनों कैसे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, व्हेन डिड यू कम इन स्कूल, कम इन स्कूल,
ये क्वेश्चन बना दिया मैंने। तो यहाँ वेन तो समय को इंडिकेट कर रहा है कि समय कब आया है आप, लेकिन ये डिड मुझे यह बता रहा है कि मुझे यहाँ आने के बाद पिछली बात पूछने की, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, कब आए, अभी नहीं, पीछे टाइम में आप कब आए, ये उसको बता रहा है। ये मैं आने वाली क्लास में ये भी बताऊंगा कि डिड क्या है, ये डिड कौन सी फॉर्म है, कब कब यूज़ किया जाता है, आखिर डिड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। आप लोग एक भी वीडियो ना छोड़े, पूरे वीडियो पढ़े, एक एक चीज़ का बेस तैयार कराऊंगा मैं, पूरी ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा। इसमें ऐसा नहीं है, मैं नाउन भी पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, एडवर्ब पढ़ाऊंगा, एरर निकालना बताऊंगा जो कंपटीशन में काम आता है। इसीलिए मैं दोस्तों बस आज बहुत हो गया, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनेगा तो फिर आपको देखने में भी दिक्कत आएगी। मैं नेक्स्ट क्लास में बचे हुए जो इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो अपना बचा है सेंटेंस, उसको क्लियर करवा दूंगा। और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जितने भी जो मिलने वाले दोस्त हैं उनमें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन को ओके कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।